सिख ड्राइवर सिविलियन कपड़ों में था। जाहिर है वो पुलिस का आदमी ही होगा। ये बस थाने से हवालातियों को जेल या कोर्ट में ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैं भाग जाना चाहता था मगर ये भागने का मौका नहीं था। सिख ड्राइवर ने एक दो बार फौरन देखकर मुझे कहा कि अज्जाओ बाओ, अंदर अज्जाओ, कहाँ जाना है। उसने अपने साथ वाली खिड़की भी खोल दी। मैं कुछ बोले बगैर ही बस में जाकर बैठ गया और बस चल पड़ी। सिख ड्राइवर हंसमुख किस्म का आदमी था। कहने लगा, बाओ तुम शायद पुलिस की गाड़ी देखकर डर गए हो, फिक्र न करो, ये गाड़ी पुलिस की जरूर है लेकिन मैं पुलिस का आदमी नहीं। उसने बताया कि ये गाड़ी जालंधर सिटी पुलिस की है और मैं उसे अमृतसर अपनी मैकेनिकल वर्कशॉप से डेंटिंग पेंटिंग करके वापस जालंधर पुलिस डिपार्टमेंट के हवाले करने जा रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है और क्या काम। उसने अपनी दानिश्त में दुस्ताना मगर मुझ पर क़यामत ढा दी थी, लेकिन मैंने भी उस किस्म के सवालात के जवाब पहले ही सोच रखे थे। मैंने उसे अपना फर्जी हिंदवाना नाम बताया और कहा कि मैं अमृतसर के एक कॉलेज में पढ़ता हूँ और जालंधर अपने एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। फिक्र की कोई गल ही नहीं है। समझो जालंधर पहुँचे के पहुँचे मैं जीटी रोड पर 60 किलोमीटर फी घंटा से कम गाड़ी चलाता ही नहीं। सामने एक गाय आ गई। सिख ड्राइवर ने उसे गाली दी और ब्रेक लगाकर हारन पर हारन देने लगा। वो गाय को गालियां देता हुआ कच्चे से गाड़ी निकाल कर आगे चला गया। जालिम जरा अब ज्यादा दौर नहीं था और मुझे भी तभी अंदाजा हुआ कि मैं अमृतसर से कोई 15 मील का पैदल फासला तय कर आ गया था। थोड़ी देर बाद ही जालंधर शहर की आबादी शुरू हो गई। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। इससे पहले मैंने इतने सिख कभी नहीं देखे थे। जालंधर शहर भी मैं पहली बार ही देख रहा था। मुझे मालूम था कि ये बस पुलिस स्टेशन जाएगी। मैंने सिख ड्राइवर से एक जगह कहा, बस सरदार जी मुझे यहीं उतार दो। मैंने सरदार जी का शुक्रिया अदा किया और बस से उतर गया। मुझे यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना था। मैंने एक साइकिल रिक्शा देखा जो खाली था। मैं उसमें बैठ गया और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। साइकिल रिक्शे वाला एक बूढ़ा सिख था जो खरामा खरामा रिक्शा चला रहा था। कई बाजार आए और गुजर गए। मैंने उससे पूछा कि सरदार जी दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त चलती है। रिक्शा ड्राइवर ने कहा, पता नहीं जी, स्टेशन पर जाकर पता कर लेना। जालंधर रेलवे स्टेशन के एक तरफ जाकर रिक्शा रख गया। यहाँ बहुत ज्यादा रश था। मैं अगरचा अमृतसर से काफी दूर निकल आया था लेकिन फिर भी मुझे मुहतात रहने की जरूरत थी क्योंकि मैं अभी तक पंजाब में था और खतरों से घिरा हुआ था। रेलवे टिकट मेरी जेब में था। एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन शाम को 6 बजे आएगी। उस वक्त दिन का 1 बजा था। इतना वक्त गुजारना मेरे लिए एक चीलिंग था। सबसे पहले मैंने एक छोटे से ढाबा नुमा होटल में बैठकर दोपहर की रोटी खाई। खाने से फारिग होकर मैं स्टेशन के सामने वाले बाजार में इधर उधर घूमने फिरने लगा। फिर अचानक मेरी नजर एक सिनेमा घर पर पड़ी जहां एक्टर और एक्ट्रेस की बड़ी बड़ी तस्वीरें आविजा थीं। पता करने पर मालूम हुआ कि उस सिनेमा हाउस में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक फिल्में चलती हैं। इस वक्त भी कोई फिल्म चल रही थी। मैंने टिकट खरीदा और सिनेमा हाउस आकर बैठ गया। यहाँ मैं बड़े सुकून से वक्त गुजार सकता था। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं। मुझे फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो वहाँ वक्त गुजारने आया था। आंखें स्क्रीन पर फिल्म देख रही थी और दिल और दिमाग अपने मिशन के बारे में सोच रहा था। मुझे उस बात का इदराक था कि मैं पाकिस्तान के नंबर 1 दुश्मन मुल्क इंडिया में हूँ जिसने पाकिस्तान के जायज वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। मैं यही चाहता था कि जितना जल्द हो सके फिरदा जिला रोशंगा आबाद के जंगलों में मुजाहिद कमांडो कमाल शाह के पास पहुँच जाऊँ, उनसे फौजी कमांडो की तरबियत हासिल करूँ और कश्मीर में जाकर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों के शाना बशाना भारतीय जबर और बर्बरियत का मुकाबला करूँ और कफ्फार को मारता हुआ शहीद हो जाऊँ। और अगर शहादत का रुतबा हासिल न कर सकूं तो जब तक कश्मीर भारत के जुल्म के शिकंजे से आजाद नहीं हो जाता उस वक्त तक काफिरों से जंग करता रहूं और जब मकबूजा कश्मीर आजाद हो जाए तो वापस पाकिस्तान जाकर आपने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़कर बुलंद आवाज में नारा लगाऊं, मियाँ जी कश्मीर आजाद हो गया, मैंने आपसे क्या हुआ वादा पूरा कर लिया है। मुझे पता ही नहीं चला और फिल्म खत्म हो गई। मैं यही समझा कि फिल्म खत्म हुई है। पहले सोचा कि सिनेमा हॉल के अंदर ही बैठा रहूं लेकिन फिर बाहर निकलकर चाय पीने का प्रोग्राम बना लिया। हालांकि मुझे चाय की इतनी तलब कभी नहीं हुई थी मगर वो कहते हैं कि तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। मैं भी किसी गैबी ताकत के इशारे से सिनेमा हॉल के बाहर आ गया। बाहर अभी रोशनी थी और काफी दिन बाकी था लेकिन मुझे शाम के 5 बजे तक वक्त गुजारी करनी थी क्योंकि जालंधर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी शाम के 6 बजे चलती थी। सिनेमा के अहाते के दीवार के साथ ही चाय, सिगरेट और पान की दुकानें थी। मैं एक दुकान के पास खड़े होकर चाय पीने लगा। चाय पीने के बाद मैं जेब से पैसे निकाल कर चाय वाले को दिए और 5 सिगरेट वाले के खोखे की तरफ बढ़ा। मैं सिगरेट का आदी तो नहीं था लेकिन कभी कभी खाने और चाय के बाद सिगरेट पीने को भी दिल कर लेता। मैंने सिगरेट के खोखे की तरफ कदम उठाया ही था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने पलट कर देखा तो मेरे सामने एक कांस्टेबल खड़ा था। उसके साथ एक स्वेलिन कपड़ों वाला आदमी भी मौजूद था जो शक्ल सूरत से हिंदू नजर आ रहा था, जो खुफिया पुलिस
पुलिस का आदमी था। एक लम्हे के लिए तो मैं सानिब सा सिड़क गया, लेकिन फौरन ही मैंने अपने एहसाब पर काबू पा लिया और बड़े आतिमाद से पूछा, क्या बात है जी? सिख कांस्टेबल और खुफिया पुलिस वाला दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे और उनकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी। सिख कांस्टेबल ने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, कौन हो भाई तुम? मैंने बेधड़क ही कह दिया, भगवान का बनाया हुआ आदमी हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा? हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने मेरी गर्दन पर जोर से हाथ रख कर दबाते हुए पूछा, अमृतसर क्या लेने गए थे? सिख कांस्टेबल ने मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ खींचा और गाली देकर कहा, हमारे साथ थाने चलो, सब पता चल जाएगा। तुम पाकिस्तान से यहाँ किस लिए आए हो? उसने मुझे आगे को धक्का दे दिया। बस यही से कांस्टेबल की गलती थी और वहीं मैंने पलक झपकते ही अक्ल से काम लिया। जैसे ही धक्का खाकर मैं उससे 2 कदम आगे लड़खड़ाया, वहीं से सीधा होकर मैं बजली की तेजी से भाग निकला। मुझे खुद भी पता नहीं चल सका कि मैं कब सिनेमा हॉल के इहाते से निकलकर बाजार में आ गया था। मैं बाजार के ट्रैफिक से बचता बचाता एक दूसरे बाजार में घुस गया। मेरे पीछे कांस्टेबल और उसके साथी की भागने और शोर मचाने की आवाजें आ रही थीं, मगर ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। खुदा जाने उसी वक्त मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि मैं इतनी तेज रफ्तारी से भागता चला जा रहा था। जिसके पास से भी गुजरता मैं अपने आप को बचाने के लिए परे हो जाता और वो मुझे रास्ता दे देता। मैं उसे हैरान परेशान छोड़कर आगे निकल जाता, मगर मेरे पीछे लोगों के भागने दौड़ने की आवाजें अभी तक आ रही थीं। ये आवाजें मुसलसल मेरा पीछा कर रही थीं। इसका मतलब ये था कि पुलिस अभी तक मेरे ताक़ुब में लगी हुई है। मैं जोर जोर से हांफने लगा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकूंगा। अचानक मेरे सामने रेलवे फाटक आ गया। ये फाटक बंद था और ट्रैफिक रुकी हुई थी। मैंने बाएं जानिब निगाह डाली तो एक रेल गाड़ी को छक छक करते देखा। मैं उस कदर घबराया हुआ था कि मुझे समझ न आई कि मैं रेल के नीचे भी आ सकता हूँ। मैंने जल्दी से दौड़कर पटड़ी क्रॉस कर ली। ट्रेन बिल्कुल मेरे करीब से गुजर गई। इस ट्रेन ने मेरे और पुलिस के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। ट्रेन भी मालगाड़ी थी और बहुत लंबी थी। मैंने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरे फाटक के पहलू में से निकल गया। कुछ लोगों ने मुझे आवाज भी दी कि तुम पागल हो गए हो क्या? रेलवे फाटक के दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां और तांगे खड़े थे। मालगाड़ी सिस्त्रवी के साथ अभी तक गुजर रही थी। मैं पीछे देखे बगैर सामने मुना किए जा रहा था। कोई 70 गज के फासले पर दरख्त के नीचे एक लारी खड़ी थी। लारी मुसाफिरों से भरी पड़ी थी और एक लड़का पछले दरवाजे में खड़ा आवाजें दे रहा था। एक सवारी लुधियाना। मुझे मालूम था कि लुधियाना जालंधर के बाद दूसरा बड़ा शहर है और ये दिल्ली की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है। मैं दौड़कर इस गाड़ी में सवार हो गया। मेरे बैठते ही बस चल पड़ी और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। एक बार फिर खतरा टल गया था। बस मेन रोड पर दौड़ती चली जा रही थी। हिंदू सिख सवारियां लदी हुई थी। रास्ते में सड़क के किनारे कई छोटे छोटे गांव आए और गुजर गए। एक छोटे से गांव जिसका मुझे नाम याद नहीं, वहां बस थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर आगे रवाना हो गई। किसी जगह बस रुकती तो मैं गौर से बाहर का जायजा लेता। मैंने एक सवारी से पूछा कि लुधियाना कितनी दूर है। वो कोई हिंदू था। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और पूछा, तुम पहली बार लुधियाना जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं पहले भी 2 बार गया हूँ, लेकिन रेलगाड़ी पर गया था। एक बड़ी नहर आई। उसके पुल से गुजरकर थोड़ा आगे जाकर बस की रफ्तार आहिस्ता हो गई और सड़क के किनारे रुक गई। किसी ने ड्राइवर से पंजाबी में पूछा कि क्या हो गया है। ड्राइवर ने कहा कि पता करवाते हैं, सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मुझे खतरे की बू महसूस होने लगी। मैंने खिड़की में से अपना सर बाहर निकाल कर देखा तो दूर तक लारियां और कारें वगैरह लाइन में खड़ी थीं। ड्राइवर ने कंडक्टर से कहा कि जाओ पता करके आओ, क्या मसला है। क्लीनर भी सीख था और वो दौड़ता हुआ आगे गया। सवारियां आपस में बातें करने लगे कि शायद आगे कोई पुल टूट गया है। किसी ने कहा कि कोई टक्कर हो गई होगी। इतने में कंडक्टर वापस आ गया। उसने उलझी आवाज में कहा, सरदार जी, आगे पुलिस चेकिंग कर रही है। मेरा दिल जोर से धड़का। ड्राइवर ने गाली देकर कहा कि ये किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं। क्लीनर बोला, कहते हैं कि कोई पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी अंदरूनी कैफियत क्या होगी। बज़ाहिर मैं बड़े इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठा रहा और अपने चेहरे से जाहिर न होने दिया कि मेरे अंदर कितना खौफ तारी है। अब मुझे वहाँ से भागना था। एकदम उठकर भागने से लोगों को मुझ पर शक भी हो सकता था और वो मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर सकते थे। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून से बैठा रहा और जेब में हाथ डालकर उसे टटूला और साथ वाली सवारी से पूछा कि आपके पास माचिस होगी। सवारी ने नफी में सर हिलाया तो मैं ये कहकर नीचे उतर गया कि किसी से माचिस तलाश करके लाता हूँ, मेरा सिगरेट पीने को जी चाहता है। मैं उतर कर 2-4 कदम आगे गया, फिर रुककर ऐसे देखा कि जैसे मुझे किसी पान सिगरेट के खोखे की तलाश हो। इसके बाद मैं मटेलता हुआ अगली लारी के पास चला गया, उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी के पास। कुछ सवारियां सड़क पर उतर आई थीं और पुलिस वालों को बुरा भला कह रही थीं कि जो ही जहां चाहते हैं गाड़ी खड़ी करवा कर चेकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सड़क पार करके दूसरी जानिब एक दरख्त के नीचे आ गया जिसके पास झाड़ियां उगी हुई थीं और उनके पीछे खेत थे जो शाम के अंधेरे में गुम हो रहे थे। मैं टहलता टहलता झाड़ियों के पीछे गया और एक जगह छुपकर मैंने रोड पर खड़ी गाड़ियों की कतार की तरफ देखा। कोई भी मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था।
मैं दौड़कर खेतों में घुस गया और जितनी तेजी से चल सकता था चलना शुरू किया। दौड़ना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था क्योंकि खेतों की कटाई हो चुकी थी और वहाँ मुझे कुछ किसान भी नजर आ रहे थे जो कट्टी हुई फसल एक तरफ रख रहे थे। मैं उनसे दूर रहकर आगे निकल गया। मैं जीटी रोड पर सीधी समंदर जाने के बजाय बाएं जानिब मगरिब की तरफ हो गया ताकि पुलिस से बच सकूं। हर लम्हे गहरा होता हुआ अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। जब भी कुछ दूर निकल गया तो मैं दौड़ने लगा। मैं चीखंग करती पुलिस के जितने दूर निकल सकता था निकल चुका था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि अभी से मुझे पुलिस ने परेशान करना शुरू कर दिया है। इससे बेहतर यह था कि मैं सीज फायर लाइन अबूर करके सीधा मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो जाता और मुजाहिदों के साथ मिल जाता। मगर मुझे मालूम था कि कश्मीर में मुजाहिदों को इंडिया की तरबियत याफ्ता मिलिट्री से सामना है, इसलिए मुझे भी थोड़ी बहुत तरबियत हासिल करनी चाहिए। शाह साहब ने मुझे वसीयत की थी कि मैं तरबियत याफ्ता कमांडो कमाल शाह साहब के पास जाकर थोड़ी बहुत जंगी तरबियत हासिल करूं और फिर मुजाहिदों की फौज में शामिल होकर काफिरों का मुकाबला करूं। मुझे राइफल चलाने भी नहीं आती थी और कश्मीर के मुहाज पर सटीन गनों और मशीन गनों के साथ लड़ाई लड़ी जा रही थी। मुझे हैंड ग्रेनेड का भी पता नहीं था कि इसका पिन कैसे खींचते हैं और उसे कितनी देर तक अपने हाथ में रखकर दुश्मन पर फेंकना होता है। मेरे लिए फौजी कमांडो की ट्रेनिंग जरूरी थी। मैं फौजी कमांडो बनकर कश्मीर के मुहाज पर लड़ने और दुश्मन के ठिकानों पर शब खून मारकर उन्हें तबाह करने के लिए बेताब था। मगर यहाँ भारतीय पुलिस मेरे रास्ते में शदीद रुकावट बन गई थी। मुझे इस बात का भी खतरा था कि अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मेरे काफिरों के मध्य मुकाबिल लड़ने के अजायम खाक में मिल जाएंगे। इन ख्यालात में डूबा हुआ मैं खेतों से बाहर निकलकर एक छोटी सी नदी के किनारे किनारे पैदल चलने लगा। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुँच गया था कि जहाँ बेशुमार दरख्त एक जगह पर उगे हुए थे। मैंने एक दरख्त से टेक लगा दी। सोचा इसी तरह बैठे लेटे बाकी रात गुजार लूं। मैं सोने की कोशिश करने लगा तो फिजा में जली हुई लकड़ियों की बू आने लगी। मैंने यही ख्याल किया कि यहाँ करीब ही कोई गांव है। किसी ने चौलाहा जलाकर बुझा दिया होगा या लकड़ियों का इलाव रोशन किया होगा। मैं दरख्त से टेक लगाकर आंखें बंद किए नीमदराज था और सिवाय नींद के और किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझ पर हल्की गुनूदगी तारी हो गई। मैं नींद की आगोश में ही था कि किसी चिवंटी ने मुझे काटा और मैं एक झटके के साथ उठकर बैठ गया। मैंने दोबारा आंखें बंद की तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता किसी के बोलने की आवाज आई। मैंने आंखें खोले और कान उस पर लगा दिए और रात के अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। आवाज किसी औरत की थी। वो रुक रुक कर बोल रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी से बातें कर रही है, लेकिन दूसरे किसी की बातों की आवाज नहीं आ रही थी। आवाज रुक गई। थोड़ी देर बाद औरत की आवाज फिर से आने लगी। मेरे सामने 12 कदमों के फासले पर सरकंडों की झाड़ियां थीं। आवाज उन सरकंडों के पीछे से आ रही थी। मैं उस तरफ टिकटकी बांधे देख रहा था कि अचानक सरकंडों के पीछे हल्की हल्की रोशनी नजर आने लगी। मैं आहिस्ता से उठा और झुककर सरकंडों की तरफ जाने लगा। मैं मालूम करना चाहता था कि ये औरत कौन है। मैं सरकंडों के पास बैठ गया और बड़ी एहतियात से 2-4 सरकंडों को हाथों से इधर उधर हटाकर दूसरी तरफ देखने लगा तो दूसरी तरफ मुझे छोटा सा चबूतरा नजर आया जो जमीन से 2 फुट ऊंचा था। इस चबूतरे के एक जानिब मिट्टी का दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी में मैंने एक औरत को देखा जो दोनों हाथ जोड़कर कुछ पड़ती हुई चबूतरे के चक्कर लगा रही थी। मुझे लगा कि ये जरूर कोई चड़ील या भूत प्रेत है, मगर औरत का जिस्म और आवाज चड़ीलों वाली नहीं थी। मैं ये सोचकर वहीं छुप कर बैठा रहा कि मालूम करना चाहिए कि ये औरत यहाँ क्या करने आई है। और चबूतरे के गर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद वो रुक गई। वो मुझसे भी मुश्किल 5 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए दिए के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया। 3 बार हाथ बांधकर चबूतरे की तरफ झुकी और फिर उसने अपना लिबास उतार दिया। मुझ पर पहला असर हुआ कि मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने सर घुमाकर औरत की तरफ देखा तो उस वक्त वो चबूतरे की सड़ी बुझी खाक को कुरेद रही थी। मेरे दिल में ख्याल आया कहीं वाकई ये चुड़ैल ना हो, मगर अब मैं इस मुअम्मे को हल करना चाह रहा था। वहाँ से डरकर भागना नहीं चाहता था। औरत ने छुरी से लकड़ियों की राख को परीते कोड़ते उसमें से गोल सी चीज लकड़ी से निकालकर उसको चिराग की लौ के करीब लाकर गौर से देखा और धीमी आवाज में कुछ पढ़ने लगी। करीब से देखने पर पता चला कि ये एक जली हुई इंसानी खोपड़ी थी और उसने खोपड़ी को हाथ लगाया तो खोपड़ी गर्म थी। उसने खोपड़ी जमीन पर रख दी। वो अपने साथ पानी का डिब्बा भी भर कर लाई थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े। खोपड़ी पर डिब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो उसे गोद में लेकर बैठ गई और यूं लोरियां दे देकर आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मुरगट या शमशान घाट थी जहाँ हिंदू सिख अपने मुर्दों को जलाते थे। ये औरत वहाँ रात के वक्त चिल्ला काटने आई थी। जाहिर है ये किसी करीबी गाँव की औरत थी। मेरे दिल में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर उस औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और जमीन पर कमीज उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, मगर जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को न बताना
कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तो यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू है। 5 साल हुए उसकी शादी हो गई मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने उसे बताया था कि अगर वो किसी कनवारी लड़की के जले हुए मुर्दे की खोपड़ी आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। चनाचा ये औरत जो साथ वाले गाँव की थी वहाँ औलाद के लिए चिल्ला काटने आई थी। इसे पता चला था कि शाम को उस गाँव की एक कुंवारी लड़की मर गई और उसकी चिता को यहाँ जला दिया गया। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गाँव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूं क्योंकि इस तरह उसका चिल्ला बरहिष्ट हो जाएगा। मैंने उससे कहा कि फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। औरत ने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, पहले ये बताओ कि ये इलाका कौन सा है और लुधियाने को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना है। मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई थी और मैं यूं ही कायताओं की तरफ चलता वो रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा कि तुम बड़ी दौड़ निकल आए हो। यहाँ से आगे कस्बा चूलियाँ है, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी कि मेरा जिक्र किसी गैर आदमी से भी न करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला बरहिष्ट हो जाएगा। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूंगा। मेरी सकीम यही थी कि इस औरत से किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पता चल जाए जहां से मैं लुधियाना पहुंच सकूं, क्योंकि इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गांव से छुपकर राजदारी में किए जाते हैं। इसलिए मुझे यकीन था कि ये मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर उसने ऐसी गलती की भी तो वो सब उससे पूछेंगे कि तुम आधी रात को गाँव से बाहर किया करने गई थी। मैंने उस औरत से इतना जरूर कहा, इस किस्म के तवहुमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर जाओ और अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो। अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद जरूर हरी कर देगा। और वो हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे हिंदू नहीं लगते क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बात कभी नहीं करता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा कि मैं हिंदू ही हूँ, बस बैरूने मुल्क पढ़ा हुआ हूँ। मैं इस किस्म की रस्मों पर यकीन नहीं करता। अब तुम वापस जाओ। औरत ने चबूतरे पर जलता हुआ चिराग फूंक मार कर बुझा दिया और मेरे करीब होकर पूछा कि तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारा खावंद और गांव वाले मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दें। और वो हंस पड़ी। उसकी हंसी से मुझे मालूम हुआ कि ये कोई ठीक औरत नहीं है। इसका सबूत मुझे फौरन मिल गया। वो ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि मेरे साथ आ जाओ। गाँव के बाहर एक कोटड़ी है, तुम रात वहाँ गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ जोड़ा लिया और उस औरत से कहा, तुम अपने गाँव जाओ, मैं इसी अगले गाँव जाकर रात बसर कर लूंगा। ये कहकर मैं वहाँ से चल पड़ा। मैंने कुछ दूर जाकर वापस मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में मुझे वो औरत नजर आई जो अपने गांव वापस जा रही थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।